स्वाभाविक सामर्थ्य का जागरण ही लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यावत चंद्र दिवाकरो बनाए रखने की अपनी कोई कल्पना नहीं है। डॉक्टर जी कहा करते थे, हमें संघ की कोई जुबली नहीं मनानी। वे याची दही याची टोला, इसी देह और इन्हीं आंखों से समाज में स्वाभाविक सामर्थ्य उत्पन्न हुई देखना चाहते थे। संघ अपनी इसी रूप में सदैव सब कुछ करता नहीं रहेगा। संघ जो चाहता है वो समाज के जन सामान्य के द्वारा स्वतः होना चाहिए। अनेक बार यह प्रश्न आता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य कब पूर्ण होगा। किस वस्तु की प्राप्ति के पश्चात यह समझना चाहिए कि संघ उद्देश्य से पूर्ण हो गया और उसकी प्राप्ति हेतु कितने वर्ष तक और काम करना पड़ेगा, आदि आदि। ऐसे प्रश्नों का साधारणतः यही अर्थ होता है कि प्रश्न करने वाले स्वयंसेवक शायद कार्य करते करते थक गए, परंतु इसका एक अर्थ यह भी है कि वह स्वयंसेवक वास्तव में संघ को समझने के लिए ऐसा पूछते हैं। संघ कार्य का कोई निश्चित कार्यक्रम टाइम टेबल नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टि से संघ का कार्य हमें जीवन पर्यंत करना है। संघ का अंतिम लक्ष्य अपने इस समाज में स्वाभाविक सामर्थ्य जगाना है। इसके बिना समाज का स्थायी संकट हल नहीं हो सकता। विश्व में जहाँ से समाज अधिक जागृत, विकसित और अपनी स्वाभाविक स्थिति में थे, वहाँ थोड़े प्रयत्न और कम समय में ही उसकी उन्नति हो गई। परंतु इस हिंदू समाज की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। हजारों वर्षों की विदेशी दास्ता के कारण अपने समाज की स्वाभाविक स्थिति समाप्त होकर विकट और विशृंखल हो गई है। यह स्थिति कितने वर्षों में ठीक हो पाएगी कहना कठिन है। डॉक्टर जी की तो इस जीवन में और इन्हीं आंखों में सफलता देखने की प्रबल इच्छा थी, परंतु वो पूर्ण न हुई। हमारे समाज की दशा बहुत अधिक गिरी हुई है। हो सकता है उसे सुधारने के लिए अधिक समय लगे। देश में अनेक समस्याएं हैं। प्रांत प्रांत के भेद, भाषा भेद, ब्राह्मण अब्राह्मण के भेद। इस समस्या को हल करते समय बीच में दूसरी नई समस्या उठ खड़ी हो जाती है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके लड़के ने संभाजी के सुपुत्र साहू को छोड़ दिया। साहू तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई में परस्पर संघर्ष हो गया। आज भी उत्तर दक्षिण तक संपूर्ण देश में तरह तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए। इतनी उलझने बढ़ गई है कि उसे हल करने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। जैसे एक टूटे मकान को सुधारने का यत्न करने में एक लकड़ी निकालने से अनेक बार दूसरी सड़ी हुई निकलती है, इस प्रकार एक के बाद दूसरी लकड़ी खराब निकलने से सारी छत बदलनी पड़ती है। सफलता मिलने में देर होने के कारण निराशा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान और अन्य देशों में हिंदू मार खाता ही है, हिंदुस्तान में उसे मार खानी पड़ती है। फिर यदि निराशा ही लेनी हो तो यह सोच सकता है कि इस हिंदू समाज में जन्म लेना ही बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस प्रकार के विचार करना ठीक नहीं है। जब तक समाज के स्वाभाविक स्थिति का निर्माण नहीं होगा, तब तक वे दुखद परिस्थितियां बदल नहीं सकती। शिवाजी के समय से कुछ चेतना आई थी। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम को बचाने के लिए उन्हें दक्षिण में जिंजी के किलों में रखा गया। औरंगजेब की सेना से घिर जाने के बाद वे निकल भागे। संताजी, घोरपड़े, धनाजी, जादव सरीखे बड़े बड़े सेनापति गुरीला युद्ध चलाते रहे। संपूर्ण समाज में उन्हें सहयोग दिया। वहां के गांवों से भी उन्हें लड़ने के लिए युवक तथा भोजन के लिए खाद्यान्न मिलता रहा। शत्रुओं की गतिविधियां की जानकारी सर्वसाधारण समाज से उन्हें मिलती रहती थी। औरंगजेब को जब पता चलता कि अमुक गांव के लोगों को ने मराठा को रसद दी है, सेना और शस्त्र दिए हैं, उन्हें समर्थन दिया है, तो वो उस गांव को नष्ट कर देता था।
वहाँ के निवासियों का कत्लेआम किया जाता था, घर फूंक डाले जाते थे, फसलें नष्ट कर डाली जाती थी। इन अत्याचारों और दमन के बाद भी वह समाज मुगलों के विरुद्ध होने वाले संघर्षों को अपना सक्रिय समर्थन देता रहा, परंतु ये स्थिति कभी कभी समाज में रही है। ऐसी चिंगारियों के कभी कभी प्रकट होने से कुछ नहीं हो सकेगा। वास्तव में जागरण की इन चिंगारियों को एक स्थायी ज्वाला बनाने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों की विदेशी दास्ता के काल में हमारी श्रेष्ठ परंपराएं टूट गई और हमारे समाज का पतन हो गया। इसका विचार छोड़कर केवल आगे ही सोचते जाना उचित नहीं है। हमारे पतन का कारण। इस पतन के संबंध में अनेक प्रकार के विचार रखे जाते हैं। कोई कहता है कि दास्ता के काल में लंबे संघर्षों के कारण सर्वसाधारण समाज में निराशा व्याप्त हो गई। किसी का मत है कि वर्ण व्यवस्था भंग हो जाने से ऐसा हुआ है। ऐसे ही अन्य विचार भी रखे जा सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि अब हमारे समाज का सहज स्वाभाविक स्वरूप समाप्त हो गया। तभी ये विकट समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं। इन्हें हल करने के लिए समाज में स्वाभाविक शक्ति का निर्माण करना अति आवश्यक है। संघ का कार्य तभी पूर्ण होगा जब समाज में स्वाभाविक सामर्थ्य के निर्माण की परंपरा बन जाएगी। इंग्लैंड में यह सामर्थ्य एक परंपरा से माँ के दूध से चली आ रही है। वहाँ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सिनेमा, शिक्षा आदि के सभी माध्यमों से सबको एक ही प्रकार के संस्कारों में ढाला जाता है। यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति हुई। अमेरिका आदि देशों में कॉलोनाइजेशन हुआ, परंतु उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को सदैव बनाए रखा। इंग्लैंड में जिस क्लाइड को गुंडा माना जाता था और पिंड छुड़ाने के लिए उसे भारत भेजा गया था, वो वहां अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक बन गया। जिस देशों में माँ के दूध के साथ संस्कार मिलते हैं, वहाँ क्लाइड जैसा गुंडा भी देश के लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। और एक और उदाहरण मलाया का है। वहाँ एक कारखाने में चीन के श्रमिकों ने बलवा कर दिया। उसकी संख्या अधिक होने के कारण अंग्रेज कलेक्टर डर के मारे 3 दिन बैठा रहा और बाहर से काफी सेना के आ जाने के बाद वहां गया, किंतु तब तक एक दूसरे कारखाने में यूरोपियन मैनेजर ने, जिसके पास केवल 2 पिस्तौल थी, अकेले वहां जाकर गोलियां चलाई और बलवा शांत कर दिया। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उस कलेक्टर को कार्यमुक्त करके इंग्लैंड भेज दिया गया। उसकी पत्नी ने भी यह कहकर उससे तलाक दे दिया कि ऐसे कायर को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। अत्यधिक विलासिता का जीवन बिताने वाले इंग्लैंड में भी ऐसा आदर्श केवल इसलिए उपस्थित हो सका कि उन्हें देशभक्ति का उत्कृष्ट संस्कार स्वाभाविक रूप से मिलता रहता है। चरित्र के संस्कार आवश्यक। आज भारत में इससे भिन्न स्थिति है। यहाँ का सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है। यहाँ चरित्र के संबंध में एक विचित्र कल्पना बनाई गई है। कोई व्यक्ति क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, स्त्रियों की ओर किस प्रकार देखता है आदि आचरण को चरित्र मान लिया जाता है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा विषय है। समाज और राष्ट्र का विचार तथा इसके लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाले सिद्धांत भी चरित्र का प्रमुख अंग है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पर इंग्लैंड की विजय के बारे में ऐसा कहा गया है कि द बैटल ऑफ द वाटरलू वाज ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ द ईटन। वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान से जीता गया था। इसके लिए बाल्यकाल में ही माँ का दूध, पिता की शिक्षा, खेल के मैदान, पाठशालाओं आदि सभी ओर से संस्कार निर्माण करने की परंपरा उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक ऐसा समाज तैयार नहीं होता, तब तक हमारे देश के संघ जैसी विशिष्ट संस्था के विशिष्ट प्रयासों का आवश्यकता है। स्वाभाविक स्वरूप के निर्माण का कार्य संघ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता।
और कोई नहीं कर रहा है। सभी ने इनकी ओर दुर्लक्ष्य किया है। समाज में स्वाभाविक शक्ति निर्माण करना ही अपने अंतिम लक्ष्य की भूमिका है। इसे ठीक से समझे बिना अनेक शंकाएं खड़ी हो सकती है। दैनंदिनी संघ शाखा की कार्य पद्धति इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए है। अपने यहाँ अनेक परंपराएं टूट गई है, समाज अस्त व्यस्त हो गया है। इसी कारण सुधार योजनाएं भी सफल नहीं हो पाती। योजनाओं की पूर्ति जहां प्रयास और परिश्रम पर निर्भर है, वहां समाज की स्थिति पर भी निर्भर रहती है। आज शंकराचार्य के समय जैसी स्थिति नहीं है। जन जागृति ज्ञान दान का कार्य स्थिर हो गया है। हजारों वर्षों से समाज इसी दुर्व्यवस्था में पड़ा है। छिन्न विच्छिन्न समाज को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती। हमारा कार्य अत्यंत आवश्यक है, अतः इसे करना ही है। इस कार्य में 2 पीढ़ी लग चुकी है। कितनी और लगेगी यह सोचना अपना विषय नहीं। हमें तो निरंतर कार्य करते जाना है। अन्य योजनाएं पूरक है, अपना कार्य मुख्य आधारभूत है। संघ की कल्पना यही है कि एक ऐसा समाज जीवन उत्पन्न हो जिससे जनमानस समाजमुख तथा स्वाभाविक एवं सहज सामर्थ्यवान बनकर अपनी समाज का पोषण स्वतः स्वेच्छापूर्ण सतत करता जाए।